हेलो एवरीवन। तो कैसे हम लोग साथियों, आशा करते हैं आप सभी को मस्त पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चलेगी। दोस्तों दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास हिस्ट्री में। इसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है इसका घटना चक्र का सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से सारा टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। आज से ये क्लास शुरू हो रही है, फर्स्ट क्लास है। आगे बहुत सारा एग्जाम है, उन सभी को देखते हुए ये क्लास शुरू की जा रही है। चलिए, इतिहास देखो। हिस्ट्री क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री वह चीज होता है जिसमें हम अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, घटित की हुई घटनाओं को जब हम स्टडी करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं? वो इतिहास के विषय के अंतर्गत करते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद होता है। ठीक है, क्या होता है इतिहास? तो अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद। चलो लिखते हैं इतिहास। देखो इतिहास क्या हो गया भाई? घटी हुई घटनाओं को, घटी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन अध्ययन ठीक है, घटी हुई घटनाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। ये क्या होता है? यह अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहता है। यह हो गया अतीत और वर्तमान वर्तमान समय में घट रही, अतीत और वर्तमान के बीच का क्या होता है? ये संवाद होता है। अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद होता है ये। अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद। एक्चुअली मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा होगा, क्योंकि ये जो पेन टेप का जो पेन है ये थोड़ा मोटा पेन है। ठीक है, इसे कभी लिखे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। खैर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आइए देखिए, इतिहास के फादर किसे कहा गया दोस्त? देखो इतिहास के जो फादर होते हैं, इतिहास के फादर होते हैं, किसके कहते हैं हम लोग? हेरोडोटस को कहा गया। हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस का एक पुस्तक था, उसका क्या नाम था? इनका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। पुस्तक का क्या नाम है दोस्त? हिस्टोरिका इनका पुस्तक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतिहास इतिहास का जो है दोस्त, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, इतिहास को कितना कालखंडों में बांटा गया? देखो भैया, इतिहास को 3 कालखंडों में, इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पहला हो जाएगा ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा भाई आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, थर्ड हो जाएगा कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखो इस ऐतिहासिक काल को जो है बांटने का जो श्रेय जो जाता है, देखो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए समय के अनुसार धातु के अनुसार, जो है ना, धातु के आधार पर जो इतिहास का नामकरण किया था वो क्या था? क्रिश्चियन थॉमस ने। धातु जैसे हर समय में, जैसे मान के सबसे पहले तांबे का खोज हुआ था, ताम्र पाषाण काल रखा गया, फिर लोहा का ख्याल लोह युग रखा गया। इसी तरह करके पहले पाषाण युग, फिर क्या कहते हैं ताम्र पाषाण युग हो गया, फिर उसके बाद लोह युग गया। इस तरह क्या हुआ? धातु जैसे जैसे जो जो धातु मिलते गया, उस धातु के आधार पर जो नामकरण किया था इतिहास का, वो किए थे क्रिश्चियन थॉमस ने। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, ऊपर में ही लिख लीजिए यहाँ पे। धातु धातु के आधार पर धातु के आधार के आधार पर जो नामकरण किया था, नामकरण किसने किया था? उसका नाम था क्रिश्चियन थॉमस नाम था। पूरी का सोचो, क्रिश्चियन थॉमस थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है। राइटिंग एक्चुअली ये मोटा पेन नहीं बन रहा है लिखने में। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्रिश्चियन थॉमस। और लिखावट के आधार पर जो नामांकन किया था वो जॉन ब्रूस ने किया था। किसने किया था? लिखावट के आधार पे जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई के आधार पे किसने किया था? तो जॉन ब्रूस ने किया था। देखो ये प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, इसमें ना तो कोई साक्ष्य मिला था, ना ही इसमें कोई पढ़ा लिखा वाला कोई साक्ष्य मिला, ना ही उसे पढ़ा गया था। ठीक है, इस काल में इसमें क्या होता है? प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण या साक्ष्य जिसके बोलते हैं हम लोग, साक्ष्य नहीं
नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक काल में हुआ, इसमें क्या साक्ष्य और प्रमाण मिला, साक्ष्य, सॉरी ये हो जाएगा साक्ष्य भैया, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐतिहासिक काल में, यहाँ पर हो जाएगा साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला, लेकिन उसे क्या किया, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, जा सका। इस कालखंड में क्या हुआ दोस्त, ऐतिहासिक कालखंड में ये हुआ, इसमें जो साक्ष्य और प्रमाण मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ये ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, साक्ष्य भी मिला, प्रमाण भी मिला, और इसे पढ़ा भी गया, आसानी से पढ़ा भी गया, ठीक है। साक्ष्य मिला, साक्ष्य प्रमाण मिला, और इसे पढ़ा, आसानी से पढ़ा जा सका, ठीक है, पढ़ा जा सका, पढ़ा जा सका। देखो अब प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन काल खंड आता है, इसमें आ जाएगा पाषाण काल, क्या आ जाएगा, पाषाण, पाषाण काल आ जाएगा इसमें। और इसमें आदि ऐतिहासिक काल में कौन, इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आ जाएगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता और क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वही आ जाएगा, क्या कहते हैं अपना काल, क्या कहते हैं, ये सब जो आ जाता है क्या, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल आ जाएगा इसमें। इसमें क्या आ जाएगा, प्राचीन, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, किससे, पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आता है क्या, अरे भाई यहाँ दे दो, एक नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, पाषाण, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल जो था, ये पाषाण काल का जो एज था, एज कहाँ से कब तक था, इसका जो पाषाण काल, जो पाषाण काल को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। पाषाण काल क्या था, जानकारी ले लीजिए। वह समय जब मानव पत्थर के औजार व हथियारों का उपयोग करता था, ठीक है। इस समय में क्या करता था मानव, मानव मानव क्या था, बर्बर था, बर्बर बोले तो असभ्य, असभ्य, नंगा ही घूमता था इसमें, ठीक है, निवस्त्र घूमता था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा था, आदि मानव के रूप में रहते थे, ठीक है, आदि मानव, ठीक है। लोग इसमें इस टाइम मानव क्या करते थे, मानव पत्थर का उपयोग जो करते थे, पत्थर, पत्थर का उपयोग औजार और हथियार के रूप में करते थे शिकार के लिए, ठीक है, औजार और हथियार, सॉरी, औजार और हथियार के रूप में शिकार के लिए करते थे, ठीक है, शिकार, शिकार के लिए करते थे, करते थे, ठीक है। तो इसमें इसके जो भारतीय पुरातात्विक पिता जो था, एक चीज और जान लीजिए आप पाषाण काल में, कि इसमें भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में क्या हुआ, एक पुरातात्विक विभाग का गठन हुआ, ठीक है। नहीं नहीं, बाद में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में क्या होता है, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। आपसे पूछेगा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया था 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्रूस फूड, रॉबर्ट, अरे भाई, ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने क्या कहता, पाषाणकालीन युग का, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, लिखो पाषाणकालीन, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, ठीक है।
और आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता कौन था, तो भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका नाम थोड़ा लिख लीजिए, अलेक्जेंडर, और लोई का को जो संयोग ए का अंश, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहता है। और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है भैया, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय हो जाएगा तुम्हारा इंदिरा, अबे अच्छा धीरे धीरे आदत हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पे है ये आपको मिलेगा भोपाल में, ठीक है, भोपाल, ठीक है, एमपी के भोपाल में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो था, पाषाण काल को कितना भाग में बांटा गया, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला कौन आ गया, पहला आया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, ठीक है। जिसकी कहां से कहां तक स्पीड था, इसका था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। कहां से, 20 लाख ईसा पूर्व से कहां तक, 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये ईसा पूर्व समझ लिया, ईसा होगा क्या, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले और ईसा मसीह के बाद ईसवी चलेगा, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या था, ईसा पूर्व चलता था, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आएगा आपको मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये कब से चलेगा, ये चलेगा आपको 12,000 ईसा पूर्व से, 12,000 ईसा पूर्व से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपको 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक, पूर्व तक। फिर थर्ड क्या आता है, फिर थर्ड आ जाएगा आपको नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये कहां से कहां तक चलेगा, ये आपको चलेगा, नव पाषाण काल चलेगा आपको, अरे भैया ये 12,000 क्या कहते हैं, 10,000 से लेके 5,000 तक चलेगा, 3,000 तक चलेगा। 10,000 से कहां तक चलेगा भैया, ये चलेगा आपको 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। अब चलिए एक बारी बारी सबके बारे में जान लेते हैं, एक बार पूरा पाषाण काल के बाद में, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। यार ठीक, देखते हैं शुरू से हम लोग अब पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में देखो
यह इतिहास सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, ये इतिहास प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश होता था, मतलब भटक भटक के खाना खा, आज यहाँ पे जीवन जी रहा है, कल वहां पे, कल वहां, परसों वहां बस्ती लगा दिया। तो इस तरह से वो खाना बदोश होता था। ठीक है, क्योंकि भैया मान को किसी एक जगह रहता था, वहां पे जानवर, पशु पक्षी, फल फूल जितना भी था, कितना एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 महीना, 1 सप्ताह, एक साल तक चलता था। दे वहां का क्या कहते थे, फल फूल खत्म हो जाता था, 6 महीना तक चलता था, फल फूल वहां का खत्म हो जाता था, पशु पक्षी भी मार के लोग खा जाता था। तो फिर क्या करता था, लोग जगह चेंज करते थे। लोग क्या करते थे, जगह चेंज करते थे, बार बार इसी तरह करते थे। इसे क्या कहते थे, खाना बदोश जिंदगी कहते थे। और इस समय क्या था, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल में, इस समय में मानव खाना बदोश होता था, बदोश खाना बदोश होता था। ठीक है, और इसमें क्या था, मानव ने आग का खोज किया था। मानव ने इस समय आग का खोज कर लिया था, आग का खोज किया था। आग का भैया इन्होंने खोज कर लिया था। ठीक है, खोज कर लिया था, आग का खोज इन्होंने कर लिया था इस समय में। मेन थिंग यही था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, आग का खोज किया इसमें। और इसमें जो मानव के पत्थर जो होते थे, वो बड़े बड़े औजार का पत्थर जो होते बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करता था औजार के रूप में। ठीक है, शिकार करने के लिए। इसमें मानव ने चित्रकारी भी इसमें स्टार्ट हुआ था। क्या, इस समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ हुआ था इस समय। ठीक है, चित्रकारी भी प्रारंभ हो गया था। हथियार, औजार को क्या हथियार के रूप में उपयोग करता था इस समय। और यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में, यहाँ पे भीमबेटका, ये देखो बेटका भीमबेटका की गुफा में क्या हुआ था, भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है इसमें। पूरा पाषाण पाषाण काल पाषाण काल का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, जो कहाँ पे भीमबेटका गुफा कहाँ हो जाएगा, भीमबेटका की जो गुफा हो जाएगा आपको, ये एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में मिलेगा भीमबेटका की गुफा। यहाँ पे क्या करता है, पूरा पाषाण काल के चित्र इस गुफा में देखने को मिलता है। अब आते हैं किसमें, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा दोस्त, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चलता था, इसका जो टाइमिंग था 12,000 ईस्वी से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व से कितना, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसमें बात हो जाएगा इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, करलाइयल। ठीक है, करलाइयल। इसकी जानकारी किसने दिया भैया, इसकी जानकारी दिया कार्ल लाइयल। कार्लाइल साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1867 ईस्वी में दिया था। कब, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में इसकी जानकारी दिया कार्लाइल ने। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, देखो इस काल में जो पूरा पाषाण के बाद का यह काल है, इस समय मानव के हथियार क्या छोटे आकार के हो गए थे। मानव के भैया हथियार, इसमें मानव के हथियार क्या हो गया, छोटे आकार का, छोटे आकार के हो गए। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे माइक्रो LITHI माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक काल कहते हैं इसको। और इस समय क्या होता है, मानव ने क्या कुत्ता पालना शुरू कर दिया था। मानव ने पहला पशु पालना शुरू किया। पहला पशु कौन सा था, पहला पशु पाला उन्होंने, पहला
पशु कौन पाला? इन्होंने कुत्ता। कुत्ता इसलिए पाला क्योंकि ये शिकार करने में क्या करता था? हेल्प करता था। ठीक है, कुत्ता पाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या था? मानव को दफनाने का भी क्रिया शुरू हो गया। मानव को दफनाना, अंतिम क्रिया जो करते हैं, जैसे हम लोग का क्या कहते हैं, जला दिया जाता है या किसी को दफना देते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? मानव को दफनाने का भी प्रक्रिया शुरू हुआ। मानव दफनाने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। START स्टार्ट हुआ। चलो भाई, देखो राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मोटा थोड़ा सा पेन है। ठीक है, पढ़ नहीं रहा लिखने में, फिर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी न्यू न्यू लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में क्या था? इसका इसी काल में आपको जो है ना, ये मध्य पाषाण काल में ही जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया था। ठीक है, इस काल में क्या गया था? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? मानव मानव के साथ क्या क्या? कुत्ता को भी दफनाया गया था। कुत्ता को कुत्ता को क्या कहते हैं? दफनाया गया था। मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। ठीक है, दफनाया गया था। ठीक है, इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जानते कहाँ मिला? सराय नाहर था मधार नामक स्थान पर प्राप्त होता है। ठीक है, इस काल में मानव के क्या? अस्थि मंजर का पहला अवशेष कहाँ से हुआ? सराय नाहर था मधार नामक स्थान पे प्राप्त होता है। ठीक है, पहला अस्थि पंजर कहाँ पे अवशेष पड़ा? पहला अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था आपको? मधा, सराय नगर नाहर था मधार नामक स्थान से। सराय नहर और मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। चलिए ये हो गया। अब आते हैं नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाता है नव पाषाण काल। थर्ड नव पाषाण काल। ये नया पाषाण नव पाषाण काल हो गया। इसमें सब इसमें मानव क्या होगा? स्थिर रहना सीख गया, आवास आवास अपना बनाना सीख गया। ठीक है, नव पाषाण काल खेती करना इसमें से शुरू कर दिया। पहिया का खोज हो गया इसमें। ठीक है, मेन चीज था इसमें था पहिया का खोज हो गया। नव पाषाण काल ये कब से कब तक था? ये आपको हो जाएगा 10,000 से लेकर 3,000 ईस्वी तक। 10,000 ईस्वी से ईसा पूर्व, सॉरी, ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें क्या हो गया? पहिया का खोज हो गया। पहिया का खोज हुआ। देखो इसकी जानकारी किसने दी? ये भी चीज लिख लीजिए। इसकी जो जानकारी दिया था उनका नाम था जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में इसकी जानकारी जॉन लुबाक ने दिया। लुबाक जॉन लुबाक ने दिया। ठीक है, ये जानकारी किसने दिया? जॉन लुबाक ने दिया 1865 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या इस काल में क्या हुआ था? इस काल में हुआ था कि पहली बार पहिया का खोज हो गया था। लोग अस्थाई निवास कर लिए थे, मतलब अस्थाई घर बना कर रहने लगे थे लोग। अस्थाई निवास स्टार्ट हुआ। लोग कृषि करने लगे। इस समय में कृषि स्टार्ट हुआ। कृषि स्टार्ट हो गया। ठीक है, कृषि स्टार्ट हो गया। कृषि खेती करने लगे। ठीक है, और इसका जो मौन कर्नाटक के मैसूर नामक संगकल्लू नामक नवपाषाण काल प्रस्थल से राख के टीले भी प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर से क्या हुआ? राख का टीला मिला है। कर्नाटक कर्नाटक के मैसूर, तो मैसूर से क्या मिला है? राख का टीला मिला है। राख का टीला मिला है। ठीक है, राख का टीला मिला है। ठीक है,
पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ था बागोर से अधिक। पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ से मिला था, यहाँ से पशुपालन भी होने लगा। पशुपालन, पशुपालन जैसे बकरी उकरी पालना, गाय पालना, ठीक है, ये सब स्टार्ट हो गया जैसे पशुपालन। पशुपालन भी स्टार्ट हुआ और इसकी जो है, इसका जो साक्ष्य मिलता है वो कम भारत में आदमगढ़ था बागोर राजस्थान से, ठीक है। इसका स्टार्ट हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? साक्ष्य आदमगढ़, आदमगढ़ राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान, आदमगढ़ कहाँ है भैया? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान तब बागोर, सॉरी आदमगढ़ तो एमपी में, क्षमा चाहते हैं, एमपी में है आदमगढ़। आदमगढ़ एमपी में हो जाएगा, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश में। और बागोर हो जाएगा, बागोर, बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। देखो आओ, इसमें मेहरगढ़ से भी प्राप्त होता है, ठीक है। एक मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से यह पाकिस्तान का बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य गेहूं एवं जौ मिला है, ठीक है। एक आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो प्लेस सब देख लीजिए, ठीक है। प्लेस सब आपको बताते हैं। पाषाण युग में कौन कौन सा प्लेस था, मध्य पाषाण युग में कौन कौन सा प्लेस प्राप्त हुआ है, वो सभी चीज देख लीजिए इसमें। पहला देख लो भैया, अरे कहाँ चला गया? पहला क्या आता है? पाषाण युग। पाषाण युग में देख लो भैया, पाषाण युग में, पाषाण युग में जो प्लेस हुआ, प्लेस मतलब जगह मिला है, जहाँ जहाँ साक्ष्य मिला है, ठीक है। पहला मिलता है कहाँ पे? बोरी मुंबई में, ठीक है, बोरी मुंबई में। बोरी मुंबई यहाँ पे हुआ, बोरी, बोरी मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे मिला था कुल्हड़ी खंडर, खंडक प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य में थे। कुल्हड़ी, कुल्हड़ी एवं खंडक का, कुल्हाड़ी मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा आता है कौन सा? दूसरा आता है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा मिला था इसमें। भीमबेटका, बेटका कहाँ पे? एमपी में है। और चित्रकारी मिला था, ठीक है, चित्रकारी प्राप्त हुआ, ठीक है। तीसरा क्या मिला था? तीसरा मिलता है यहाँ पे भीमबेटका सोहन घाटी, सोहन घाटी नदी मिला था, ठीक है। इसलिए पाषाण काल को सोहन नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। आपसे पूछेगा सोहन नदी घाटी की सभ्यता किसे कहते हैं, तो पाषाण काल को, ठीक है। सोहन नदी घाटी, ठीक है, घाटी में मिलता है, ठीक है। पंजाब, पंजाब प्रांत में ये, यहाँ पे चौपर चौपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है, ठीक है। बेलन घाटी में मिलता है आपको यहाँ पे, बेलन घाटी, घाटी में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आरंभिक पुरापाषाण काल का औजार यहाँ पे मिलता है बेलन घाटी से। उसके बाद मध्य पाषाण काल में आपको आ जाइए। मध्य पाषाण काल में बागोर, सराय नाहर बता ही दिए थे, मध्य पाषाण काल, ठीक है। आप आ जाइए इसमें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसमें जो जगह आपको मिल जाएगा, पहला जगह कौन सा मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको बागोर, बताए थे बागोर राजस्थान में। इसमें मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे क्या, बागोर में, बागोर, ठीक है। बागोर में क्या हो जाएगा? ये राजस्थान में पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा आपको मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का, बड़ा स्थल, बड़ा स्थल हो जाएगा ये, बड़ा स्थल है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा आपको यहाँ से मिले वही क्या कहते हैं, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला यहाँ से, पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य, साक्ष्य मिला है, ठीक है।
फिर दूसरा क्या आता है, बागुर के बाद आता है यहाँ पे क्या, सराय नाहर राय, सराय सराय नाहर राय। ये कहाँ पे आपको सराय, ये तो आपको पड़ेगा यहाँ यूपी में, ठीक है, यूपी में आपको ये मिलेगा, यूपी में। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिलेगा शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का, शव को जो है ना घर में ही दफनाने का इसमें शख्स साफ मिला है। शवों को घर में दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य, ठीक है, सराय नाहर में। उसके बाद आएगा क्या, महादहा दमदमा, ठीक है, महादहा दमदमा आएगा, महादहा दमदमा, महादहा दमदमा ये आपको पड़ जाएगा प्रतापगढ़ यूपी में, ठीक है, ये कहाँ होगा, यूपी, यूपी के प्रतापगढ़ में पर मिलेगा। यहाँ से आपको पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के मतलब पुरुष और स्त्री को एक साथ ही सब को दफनाया गया था, यहाँ पे पुरुष और स्त्री, मेल एवं फीमेल, मेल प्लस फीमेल, फीमेल को साथ में दफनाया गया, ठीक है, साथ में दफनाया गया। सॉरी राइटिंग थोड़ा सा खराब बन रहा है, माधा दमदमा में, ठीक है। फिर आता है कौन सा, आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ आएगा, फिर आदमगढ़, 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 आदमगढ़ में आपको क्या मिला, आदमगढ़ एमपी में, यहाँ बागड़ की तरह जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिला था, ठीक है। फिर आइए नवपाषाण काल, अब आते हैं नवपाषाण काल में भैया, ये सब तो यहाँ पे भी क्या होता है, पशुपालन के साक्ष्य मिला था, पशुपालन लिख दो यहाँ पे, पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। अब आएगा कौन सा, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में कौन कौन जगह मिला, सबसे पहले आ जाइए कौन सा, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ, श्रीनगर में है, ठीक है। यहाँ पे गर्तवास कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, मानव के साथ कुत्ता को, मानव प्लस कुत्ता, कुत्ता को दफनाया गया, ठीक है, दफनाया, दफनाया गया, ठीक है, बुर्ज होम। उसके बाद क्या आता है, बुर्ज होम के बाद आता है गुफ्फर काल, गुफ्फर काल में यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन के दोनों कार्य करते थे, गुफ्फर काल, गुफ्फर काल, गुफ्फर काल, यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि प्लस पशुपालन, पशुपालन दोनों करते थे गुफ्फर काल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़ से क्या मिला था, मेहरगढ़ से मिला था भारत में सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ की खेती का स्थल। आपसे पूछेगा भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का स्थल, गेहूं और जौ, जौ, जौ की खेती का स्थल कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, कौन, मेहरगढ़। मेहरगढ़ का भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का, जौ हो गया, जोर नहर भाई, ये जौ हो जाएगा, जौ की खेती का स्थल हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। मानव के साथ बकरी दफनाया गया था यहाँ पे मेहरगढ़ में, ठीक है। फिर आता है चिरौंद, देखिए चिरौंद, चिरौंद, चिरौंद कहाँ पड़ जाएगा, चिरौंद हमारे छपरा बिहार में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है इसलिए इम्पोर्टेंट है बिहार वालों के लिए, छपरा में, बिहार के छपरा में पड़ेगा ये। यहाँ पे भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल था ये,
जो अस्थि उपकरण का साक्ष्य मिला, यहाँ पे क्या मिला, हड्डी मिला है। अस्थि अस्थि उपकरण के साक्ष्य, अस्थि उपकरण के साक्ष्य यहाँ पे मिला है, ठीक है। चिरांद में, चिरांद, चिरांद के बाद कौन आ जाएगा, चिरांद के बाद आ जाएगा आपको दाऊजली हैंडिंग, असम में दाऊजली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दाऊजली में, दाऊ, अरे कहाँ, यहाँ लिखना है ना, दाऊजली, दाऊजली कहाँ है भैया, ये असम में हो जाएगा। कहाँ पे, ये असम में। यहाँ से क्या मिला है, दाऊजली असम से आपको मिला है पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी था, बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन मिला है। क्या मिला है यहाँ पे, पत्थर के औजार मिला है दोस्त, पत्थर औजार प्लस चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का बर्तन था, बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन, ठीक है। चीनी मिट्टी का बर्तन मिला यहाँ पे, बर्तन, ठीक है, बर्तन मिला, ठीक है। दाऊजली, अब आता कोल्डिवा, कोल्डिवा एगो आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कोल्डी, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से क्या मिला था, कोल्डी हवा आपको मिलेगा कहाँ पे, यूपी के इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में, यहाँ से आपको मिला था। चावल का साक्ष्य यहाँ पे मिला था छोजा ईसापुर में, ठीक है। हस्तिना निमिधमान था, निवास के लिए खोपड़ी भी मिला था। यहाँ पे आपको चावल के साक्ष्य मिला था, ठीक है। 6000 ईसापुर में चावल, चावल के साक्ष्य कहाँ से, कोल्डी वहां से मिला था, ठीक है। एक आता है बारूदी, यहाँ पे उपकरण मिला था, ठीक है। आगे कुछ और भी है, एक आता है मेहरगढ़, मेहरागढ़ तो आपको बता ही दीजिए, कहाँ कृषि में साक्ष्य, कृषि में जौ, जौ मिला था यहाँ पे। लहुरा देव एगो था, एक आ जाएगा लोहरा देव, ठीक है। लहुरा देव, लहुरा देव, ये लहुरा देव आपको मिलेगा कहाँ से, लहुरा देव आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे, सबसे नवीनतम प्राचीन चावल, आपसे पूछेगा यहाँ पे सबसे नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला, लहुरा देव से, ठीक है। लहुरा देव से आपको क्या मिला, नवीनतम चावल के साक्ष्य, नवीनतम, अरे यार एक मिनट रुकिए, नवीनतम चावल के साक्ष्य, नवीनतम चावल के साक्ष्य, ठीक है। चावल के साक्ष्य में लहुरा देव से, ठीक है। दमदमा से क्या है, दमदमा से यहाँ एक ही कवर में 3 मानव कंकाल मिला है। एक दमदमा को भी पढ़ लीजिए, दम दमा, ठीक है। एक ही कब्र से, एक ही कब्र, कब्र में 3 मानव कंकाल था, इसमें 3 मानव कंकाल, कमेंस कंकाल, ठीक है। तो यही सब भैया मिला था, ये सब था इसका। फिर एक ताम्रपाषाण काल होता है, ताम्रपाषाण काल या पाषाण काल का अंतिम समय था, इस समय तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में एक आता है, अब लास्ट आ जाएगा यहाँ पे ताम्रपाषाण काल, ताम्र पाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल, इसमें कुछ नहीं, बस एगो तांबा का खोज हुआ था, तांबा का खोज हुआ, खोज हुआ। ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ, क्योंकि औद्योगिक, इसके बाद जैसे ही तांबा का खोज हुआ औद्योगिकरण शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ताम्रपाषाण में लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गृह प्रस्थान राजस्थान के बनास घाटी से फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां थी। फिर उसके बाद आता है मालवा मृदभवन, ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभवन माना जाता है मालवा मृदभवन को। बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह था। पूर्व उत्तर प्रदेश खैराडी और नारायण ताम्रपाषाण कालीन थे। तो इसमें समय जो थी, स्थान, स्थान सब लिख लीजिए, कौन से, बिहार का
बिहार का सेनुआर सेनुआर बिहार का सेनुआर, और कौन था? बिहार का शेनुआर, सोनपुर एवं ताराडीह, क्या था? सोनपुर पूर एवं ताराडीह, ताराडीह, ये सब क्षेत्र इसमें था। ठीक है। उसके महिष दल पश्चिम बंगाल के तवान बस्तियां थी। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तवान प्रस्थान है, जिसकी उत्खनन HD संकलन ने कराया था। इमामगांव तवान युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गले में तांबा के मानकों का हार पहनकर मुझे दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र की चंदौली और नेवास बस्तियों में पाया जाता है। स्टेटाइस और कर्नेलिया तवान के मुख्य कीमती पत्थरों में से एक था, जिसकी पासा से वस्तुएं होती थी। वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृत भवन का सबसे बड़ा इस्तेमाल तवान काल में हुआ था। ठीक है, चित्रित मृत भवन का सबसे बड़ा इस्तेमाल तवान काल में हुआ था। सर्वप्रथम तवान लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े गांव बसाया था। ठीक है, ये सही बात था आपका पाषाण काल के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये हिस्ट्री था इसका, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई साहब, और इसका क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। ये घटना चक्र क्वेश्चन है। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो बाय बाय से क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, पहला कहता है रॉबर्ट ब्रूस फूट एक क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पुरावन वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? बताइए क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, ये भूगर्भिक वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ए और बी। देखो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण शुरुआत की थी। ठीक है, 1863 ईस्वी में भारत में क्या था? पाषाणकालीन बस्तियों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? यहाँ पर बोला कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार पाषाण काल को किसने थी तो लोह युग, कांस्य युग और क्या कहते हैं ताम्र युग में उसको डिवाइड किया था। कौन था? तो वो आप लोगों को हम बताए थे, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने ही ऐसा किया था। ठीक है, आंसर इसका एक हो जाएगा। देखो डेनमार्क कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में 1820 ईस्वी 1818 ईस्वी 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने? क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने इसका किया था। ठीक है, थॉमसन 1836 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय के वस्तुओं को क्या विवरण प्रकाशित किया था। सिंपल से बात आपसे पूछेगा कि पाषाण काल इतिहास को जो है ना धातुओं के आधार पे किसने डिवाइड किया था? तो धातुओं के आधार पे किया था क्रिश्चियन थॉमसन ने इसका डिवीजन किया था। ठीक है, फिर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भारतीय इतिहास में के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव या जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट इस किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? बताइए। पुरातात्विक उत्खनन से, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से, या देसी राजवाड़ों में गिरजाघर की स्थापना से, या औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण? बताइए किससे? तो आप सभी जानते हैं ये जो है अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट क्या किस गतिविधि से थे? ये पुरातात्विक उत्खनन थे। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन में भी देख लेते हैं। देखो अलेक्जेंडर री
A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इतिहास के क्षेत्र में क्या करते काम किया था। इन्होंने कहाँ पे दक्षिण भारत में इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब आता है उत्खनन। उत्खनन प्रामाणिकों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, बताइए कब। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। आपको हम बताए थे कि पशुपालन जो स्टार्ट हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि मध्य पाषाण काल में आदिम मानव क्या करते थे, शिकार के लिए जाते थे। शिकार जाने के लिए क्या करते, कुत्ता कुत्ता को उन्होंने पाला था, क्योंकि कुत्ता क्या कहता है, उसका सहायता करता था शिकार करने में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पाषाण पाषाण काल के सॉरी ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला था, पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला, आदमगढ़ से मिला था और बागोर से मिला था। बताए थे आपको पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, आदमगढ़ और बागोर से मिला था। ठीक है, बागोर कहाँ राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ एमपी में पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला था, क्या लंगनाथ से या वीर भानपुर से या आदमगढ़ से या चोपनी मंड से। आप सभी को बताए थे कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के साक्ष्य जो मिले थे आदमगढ़ और बागोर से मिले थे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ से हड्डी के उपकरण, कहाँ से, चोपनी मंडा से, काकोरिया से, मदहा से या सराय नाहर से। तो आप सभी को बताया गया है कि मदहा और सराय नाहर से क्या हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, मध्य पाषाणिक काल की मदहा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों में उत्खनन करते थे, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र से बटा था। ठीक है, बूचरखाना संकुल क्षेत्र में ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण के आभूषण बड़े पैमाने पे पाए गए हैं। सराय नहार खान से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, सराय नहार से क्या होता है, अल्प मात्रा में हड्डी के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हड्डी के निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में कहाँ से प्राप्त हुए थे। सब अभी जस्ट हम लोग पढ़े, सराय नाहर और मदहा, दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सराय नाहर मदहा से क्या है, हड्डी के अस्थि हड्डी के मिले हैं प्रमाण। ठीक है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थल के भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पैसरा, लेखिया, भिरनपुर या मदहा, ये सब आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे देखो भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल जो है, सबसे पहले आएगा मदहा, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फिर लेके यहाँ कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, फिर कौन पैसरा कहाँ पड़ेगा, बिहार में। वीर भानपुर कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, बताइए कहाँ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, आपको बताए थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, सराय नहारा से, दमदमा से, मदहा से या लंगना से। बताइए कहाँ से मिला है, इसका आंसर होगा बी नंबर, दमदमा। बी नंबर कहाँ से, दमदमा से मिला है। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, देखो दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय मदहा तथा दमदमा को उत्खनन हुआ। ठीक है, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानवदान समाधान ज्ञात हुए। ठीक है, इस समाधान में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 को मानव कंकाल मिले हैं एक साथ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बताइए खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से, नवपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से या पुरापाषाण काल से या प्रोटो ऐतिहासिक काल से। बताइए कहाँ से खादानों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी, कब से कृषि हम आता कब से, नवपाषाण काल से कृषि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही समय था जब मनुष्य की कृषि कर्म से परिचित हुआ थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिका पहाड़ियों से, नल्ला माला पर्वत से, नर्मदा घाटी से। तो हम सभी जानते हैं नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। देखो, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौर हथनौर या सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज कौन पुरातात्विकविद कौन थे? अरुण सोनकिया ने इसे खोजा था। कब? तो 1982 ईस्वी में। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी में हथनौर से मिला था, मध्य प्रदेश के हथनौर से। ठीक है, किसने खोया था? अरुण सोनकिया ने खोया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? बताइए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। तभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, मानव का प्रथम जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से, हथनौर, मध्य प्रदेश का हथनौर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? देखो, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था या जौ था? बताइए कौन सा था? मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, जौ था, चावल था या क्या था? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कोल्डिवा से, लोहरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर होगा लोहरा देव से। लोहरा देव से क्या हुआ था? अनाज प्राप्त हुआ था। गाइस, मुझे लगता है कि ये क्लास यहीं पे इंड अप करना पड़ेगा। आगे क्लास कल हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते। बताइए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लोहरा देव से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में कहते हैं क्या इसमें कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लोहरा देव। ठीक है, लोहरा देव क्या था भैया? यह प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य था, जहाँ सबसे पहले मिला था यहाँ पे। ठीक है, यह 2000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय यह है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ मेहरगढ़ भी जो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं वो भी अब इसमें शामिल है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा? कोल्डिवा है। सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कौन सा हो गया? कोल्डिवा। ठीक है, उसके बाद कौन गया? मेहरगढ़, फिर कौन से आ गए? लोहरा देव। ठीक है, चलिए चावल के साक्ष्य पूछेगा। सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कौन सा हो गया? कोल्डिवा। ठीक है, उसके बाद सबसे कृषि वाला साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य कौन सा हो गया? मेहरगढ़। ठीक है, जो 7000 ईसा पूर्व से पूरा था। उसके बाद ये 9000 ईसा पूर्व वाला कौन था? लोहरा देव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लोहरा देव इस विकल्प में नहीं होता तब कौन सा होता? तब होता मेहरगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिवा से, मेहरगढ़ से। तो यहाँ देखो, कोल्डिवा से क्या होता है? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है आपको? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ या लोहरा देव में से कोई एक होगा, उसको टिक मारा। आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर टिक होगा। ठीक है, कोल्डिवा से क्या मिला था? यहाँ से चावल मिला था। ठीक है, चावल। बुर्जहोम से क्या था? बुर्जहोम से क्या था? मानव दफनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, मानव को दफनाया गया था यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से, हड़प्पा से या लोथल, हड़प्पा या मेहरगढ़ मेहरगढ़ से या मुंडीकाक से? बताइए कहाँ से? आप सभी जानते हैं मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए, नव नवपाषाण युग में भारतीय भारतीय उपमहा
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? मुंडीकाक से, मेहरगढ़ से, या दमसात से, या बालाघाट से, या उमरीचा से? बोलता है किसमें? कृषि के अभ्युदय, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, बताइए कहाँ से? अंजीरा से, दमसादात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से? तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्त? मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन बोलता है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, बताइए? इस उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन, जैसे हो गया क्या, मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ का उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से भी कृषि के साक्ष्य मिला है। ठीक है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ धन है। बिल्कुल बात सही बात है कि जो भी हमको कृषि प्राप्त हुआ, कौन कौन सा अन्न और जौ प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से इस संबंध सांस्कृतिक विरासत स्थल का धनी रहा है। देखो धात्वक है कि उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में क्या कहते हैं, विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिला है। कोल्डिवा से क्या मिला है? धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होने वाला कौन सा, लेहोरा देव भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसलिए ये 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का देखो, उत्तर प्रदेश का अनेक उत्खनित स्थानों के प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न और जौ धन दोनों रहा है, जो कि महगरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। मोस्टली का उत्तर प्रदेश से मोस्टली आपको उत्खनन उत्खनन करके मिला है आपको कृषि के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बताइए कहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के? धौलावीरा से, किले के गुमद्दर से, या कालीबंगा से, या मेहरगढ़ से? बताइए कहां से मिला है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या हुआ? मेहरगढ़ से आपको अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बालूचिस्तान के कच्चे मैदान स्थित मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से सबसे पहले क्या मिला था आपको? अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले थे। ठीक है, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग कितनी थी? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद में कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि कितना था? 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है निम्नलिखित में से किस स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बताइए कहां से? औदा से, बोरी से, बागोर से, या लखनिया से? क्या होगा इसका आंसर? आप सभी जानते हैं बागोर, राजस्थान से सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में पशुपालन का थी मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए पूरा पाषाण काल को, या नवपाषाण काल को, ताम्र पाषाण युग को, या लोह युग को? चालकोलिथिक काल कहते हैं, ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन है आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। देखो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल, जो आहारवासी थे वह तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे भाई, चावल से ये लोग परिचित थे भैया। चावल का खोज तो मध्य पाषाण काल में हो गया था। ठीक है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, ये धातु का काम करना ही आहारवासियों का अर्थव्यवस्था का साधन था। यह भी बात सही है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ से काले काले रंग के मृदभान मिले हैं जिन पर के सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। यह भी बात यहाँ पे सही थी। इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4 सही होगा, वहीं 2 नंबर क्या होगा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए तो इसका डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन क्या है तो देखो भाई, आहार आहार क्या था? यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। ठीक है, आहार क्या था? यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति था। ये आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार एक अन्य नामक ताम्रवती भी मिलती है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ पे तांबा बहुतायत में उपलब्ध था।
यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाहे वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांत की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ठीक है, यह बात आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए किससे? अमरी से, मेहरगढ़ से, पोतडीजी से, कालेबंगा से? इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या था? ये पाषाण काल से लेके हड़प्पा तक का इसमें अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पुरास्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आई नवदा टोली। देखो भैया, नवदा टोली एक जगह है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? बताइए, के डी वाजपेयी ने, वी एस वाकंकर ने, या एच डी संकालिया ने, या मार्टिन व्हीकल ने? हम आप सब अभी ऊपर में पढ़े थे, एच डी संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है, नवदा टोली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी संकालिया ने कराया था। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया ने। यह स्थल एक महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, इसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? एमपी में। किसमें? मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फिर आता है विधियत स्पन। विधियत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बताइए, सन्यासी गुफाओं से, या मृतक के दफनाने का स्थान के रूप से, या मंदिर के रूप से? देखो जो भी हुआ था इसका जो, अरे भाई मेरे क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी किससे? स्मारकों के, सॉरी, मृतक को दफनाने का स्थान के रूप से। ठीक है, मृतक के दफनाने का स्थान के रूप से इसको प्राप्त हुआ था। चलिए अब आगे आगे आते हैं हम लोग। डिस्कशन क्या करता है इसका? नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहत पाषाण का मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे हो गया क्या? शिष्ट शिष्ट जैसे क्या होगा? शिष्ट शिष्ट समाधि। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइए। राख का टीला हम लोग ऊपर में पढ़े थे, देखिए, बुधिहाली से, संगन कल्लू से, कोलडीवा से, ब्रह्मगिरी से हम लोग पढ़े थे। राख का टीला जो संगन कल्लू से रिलेटेड है। देखो, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भी गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थान के लिए? तो भैया भीमबेटका किसके लिए? गुफाओं के शैलचित्र के लिए फेमस है। ठीक है, भीमबेटका का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुलगंज के समीप स्थित है। भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी हो गया, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है। 500 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अजंता, भीमबेटका, बाग, या अमरावती? जस्ट करें, भीमबेटका का चित्रकला के लिए फेमस है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? भीमबेटका गुफाएं हम लोग सभी जानते हैं, भोपाल, पंचमढ़ी, या सिंगरौली, या अब्दुलगंज? अब्दुलगंज के रायगंज में, एमपी में स्थित है। ठीक है, तो बोलता है भारत में किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भारत में किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा भीमबेटका से। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए, किसने खोजा था? माधव सौरभ वत्स ने,
एच डी शंकालियान क्या नबदा टोली का खोज किया था? वी एस वाकनकर ने या वी एन मिश्रा ने? देखो इसका आंसर होगा वी एस वाकनकर ने क्या किया था, पहली बार शैल चित्र का शैल चित्र जो भीमबेटका गुफा में अवेलेबल था उसकी खोज की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1957 ईस्वी में वी एस वाकनकर ने की थी। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों का विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, आइए भीमबेटका को किसने खोजा था, बताइए भीमबेटका को किसने खोजा था? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था भीमबेटका को किसने? श्री विष्णुधर वाकनकर ने। श्री विष्णुधर वाकनकर ने इसको क्या खोजा था, किसको? भीमबेटका को। ठीक है, श्री विष्णु का कहाँ पे था? अब्दुलगंज के रायसेन में मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है गौरिक मृदभान। गौरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था, बताइए कहाँ? हस्तिनापुर में, अहिछात्र में, नोह में, लाल किला में। इसका आंसर क्या होगा? हस्तिनापुर में। ठीक है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपना अत्यंत विशिष्ट मृदभान के नमूने के कारण गौरिक मृदभान कहा गया। ठीक है, इस मृदभान में परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 50-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, हस्तिनापुर की खुदाई किसके 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 क्या कहते हैं निर्देशन में हुई थी? बीबी लाल के निर्देशन में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हस्तिनापुर। गौरिक मृदभान का नामकरण किसने किया था? हस्तिनापुर का नामकरण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे होता है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, बताइए। ताम्र ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की और पश्चिम से पूरब की ओर। इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे वो लोग। आज भी लोग घरों में सोता है उत्तर दक्षिण सोया है, इस तरह मुर्दा सोता है नहीं बोलता है। ठीक है, इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान मिला था, बताइए। ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरौन से या मस्की से? बुर्जहोम से क्या था? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। ठीक है, श्रीनगर में स्थित है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर हम लोग जानते हैं बुर्जहोम से। ठीक है, फिर आता है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए कहाँ से? ये गर्त आवास का जो साक्ष्य प्राप्त है इसका भी आंसर किससे होगा? बुर्जहोम से ही हो जाएगा। ठीक है, बुर्जहोम से क्या गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिबा से क्या बोलते हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी भी एक पर्वत था जहाँ पे क्या उसके बीच में क्या था? गेहूं और जौ की खेती होती थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा पसंद को मध्य पसंद काल से क्या भीमबेटका गुफा जुड़ जाएगा। ठीक है, उसका बुर्ज होम जो हो जाएगा आपको सोहन नदी घाटी। ये देखो सोहन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल से जुड़ जाएगा। नव पाषाण काल से क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल से बनास की घाटी जुड़ जाएगा। बुर्ज होम तक जुड़ जाएगा किससे? ताम्र पाषाण काल से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। देखिए इससे मिलान कीजिए कौन कौन मिलता है इससे। यहाँ पे देखिए मिल क्या होता? पूरा पाषाण काल से सोहन घाटी नदी का, क्योंकि पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल से भीमबेटका गुफा मिला था। नव पाषाण काल से बुर्ज होम मिला है। और ताम्र पाषाण काल से क्या? बनास की घाटी मिला है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल से बनास की घाटी इस तरह रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कोई कोई स्थल होता है, स्थल को मिलाना है। नेवास, देखो नेवास जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा आपको किससे? नेवास मिलता है महाराष्ट्र में है। नेवास कहाँ पे? नेवास महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद आता है आपका ईसमपुर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। डिडवाना तो आपको ये तो राजस्थान में मिलता है, इसको तो कोई भी मारिएगा। डिडवाना राजस्थान में मिलेगा क्योंकि डिडवाना झील भी है यहाँ पे। गुड़िया गुफा को तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, गुड़िया गुफा तमिलनाडु में हो जाएगा। इस तरह मिलान करना है इसका। फिर से मिलान करने वाला आता है, बोलते हैं बुर्ज होम जो था यहाँ पे क्या हुआ था दोस्त? यहाँ पे एक साथ में ये कहता है निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। ठीक है, उपयुग्मों में से कौन कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखो बुर्ज होम बोल रहा है क्या शैलकृत देव मंदिर है? नहीं, शैलकृत देव मंदिर नहीं है, तो ये मिलान नहीं है। चंद्रकेतु गढ़ टेराकोटा का कला है। हाँ, चंद्रकेतु गढ़ टेराकोटा कला का है, ये भी बात सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति है, ये भी सही है। ठीक है, ताम्र गणेश्वर क्या था? ताम्र कलाकृति थी। ठीक है,
आओ भैया आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, बताइए किस में, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, किससे, मोहना पहाड़ से, घघरिया से, बकही खोर से, लखिया से, बताइए कहाँ से मिला है, तो ये लेखिया, लेखिया से क्या हुआ, यहाँ पे सबसे अधिक मानव कंकाल तंत्र मिला है। देखो डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालात में तथा अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकालों की अवस्थी प्राप्त हुई है, अस्थियां प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता नीचे में कथन और कायन आता है। देखो कथन क्या बोल रहा है इसमें, विंध्य क्षेत्र के, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवजन किया है, क्या यह बात सही है। देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या शुष्कता का चरण था, क्या ये कथन और कारण दोनों सही है या इसका दोनों का व्याख्या करता है, बताइए। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवजन किया था, या जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या शुष्कता का चरण था, क्या यह बात सही है। देखो ए नंबर कहता है इसका आंसर। देखो जी आर शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में क्या होता है, भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में क्षेत्र में क्या प्रवास किया था। अरे भाई ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यकालय है, बताइए। संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का। देखो मानव संसाधन विकास तो नहीं होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी नहीं होगा, पर्यटन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो है ये संस्कृति, संस्कृति का जरूर, संस्कृति मंत्रालय का जरूर संलग्न कार्यालय है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का अधीन आती है यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, बताइए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम होता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक, ईस्वी तक रहा है। ये एक ब्रिटिश सेना अधिकारियों के रूप में बंगाल के इंजीनियर के ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिनका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या कहता है, मानव सभ्यता, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये अभी हम जस्ट पढ़े, ये मुंबई भोपाल में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको भोपाल में होती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा था, आपसे आप शुरू होगा क्या, सिंधु सभ्यता सभ्यता व संस्कृति। ठीक है, कल से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई चीज सुधार करने वाला आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये चीज को इसमें सुधार कर लीजिए, तो वो अगले दिन से वो चीज सुधार हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।